Hi everyone, welcome to Ikra Literature. In the first part, we had a study that how Norman established his power on England, and in this video, we will study that what were the changes and what came the changes in England after Norman conquest. So now let's move on our topic. Changes in English literature. After Norman conquest, the literature read and written by Englishmen was completely transformed as the sentiment and taste of English rulers. देखिए, जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड पे नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद से लिटरेचर पे पूरी तरह कब्जा किसका हो गया? नॉर्मन का हो गया। और फिर वो नॉर्मन के हिसाब से ही सब कुछ वहाँ पे लिखा जाने लगा। इवन ऑथर को भी रिप्लेस कर दिया गया और नॉर्मन्स के जो भी आदमी थे उसको उसके पद पे बिठाया गया। और इंग्लिश के जो भी पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, उन्हें हटा दिया गया। Normans imported scholars to revive knowledge, chronicles to record memorable events. उसके बाद से नॉर्मन ने क्या किया कि स्कॉलर्स को दूसरे जगह से फॉरेन कंट्री से मंगाने लगे नॉलेज को रिवाइव करने के लिए, यानी पुनर्जीवित करने के लिए। और क्रॉनिकल्स का मतलब होता है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए एक यादगार इवेंट्स के तौर पे। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को पोएट न रख करके विदेशी पोएट और राइटर को मंगाने लगे हिस्ट्री लिखने के लिए, वो भी अपने हिसाब से। दिस पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाई डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। और इस पीरियड को ऐसा कहा जाता है कि ये ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का डिसअपियरेंस वाला पीरियड था, यानी इस पे बहुत ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश पोएट्री पे तवज्जो नहीं दिया गया और पूरी तरह से ओल्ड इंग्लिश पोएट्री जो है वो गायब हो गया। द रिलीजियस पोएट्री ऑल्सो डिसअपियर्ड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद रिलीजियस पोएट्री भी पूरी तरह से गायब हो गया। The Middle English period was marked by momentous changes in the English language. मिडिल इंग्लिश पीरियड आप जानते हैं 1100 से 1500 एडी तक का है। तो उसको बोला जाता है कि इस पीरियड में बहुत बड़ी चेंजेज आए थे और सबसे बड़ी चेंजेज इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी। चेंजेज मोर एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल दैन दोज दैट हैव टेकन प्लेस ऑफ एनी टाइम बिफोर और सिंस। ऐसा चेंजेज इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये चेंजेज बहुत ही विस्तार रूप से बहुत बड़ी चेंज था और वो भी मूलभूत चेंजेस था। ये नहीं कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बड़ी चेंज इस मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान आया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। इंग्लिश लैंग्वेज हैविंग बीन थ्रोन इनटू द बैकग्राउंड, और इंग्लिश लैंग्वेज को बैकग्राउंड में फेंक दिया गया, यानी उसको बहुत ही लोअर क्लास का लैंग्वेज माना जाने लगा। और सबसे जो इलाइट जो थे वो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच यूज करते थे, जो कि ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज और चर्च में यूज़ होता था। इंग्लिश वाज यूज बाय लोअर क्लास, और इंग्लिश जो है वो लोअर क्लास के द्वारा यूज़ होता था। अब चलिए हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या चेंजेज हुए। डिके ऑफ इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स। देखिए, इनफ्लेक्शनल्स का मतलब होता है लचीला, यानी जो डिके का मतलब होता है नाश होना। वर्ड मीनिंग में जो भी लास्ट में कुछ लचीलेपन का था वर्ड मीनिंग में, उसका भी एंड हो गया। फिर द नाउन का भी एंड हो गया। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बिकेम वीक। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स उससे कहते हैं जैसे कोई भी वर्ब है उसका 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। जैसे आप किसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। तो ऐसे अब वीक फॉर्म कौन सा हो गया? जैसे कट कट कट, इसका 5 फॉर्म कट 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 होता है। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वीक में बदल गया। लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज मच मोर डायरेक्ट एंड ऑब्जर्वेबल अपन द वोकेबलरी।
इन फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इवन वोकेबलरी भी इंट्रोड्यूस होने लगे, फ्रेंच वोकेबलरी। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश, और थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स से इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रेंच वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया लैंग्वेज में। जैसे इन चेंजिंग फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश दे ट्रांसफॉर्म्ड मच ऑफ देयर गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। जब ये लोग चेंज किए इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच में, फ्रेंच मुख्य भाषा बनाया गया, तो बहुत सारे गवर्नमेंटल प्रशासनिक जो भी ऑफिस में वर्ड यूज किए जाते थे उसमें बहुत सारे चेंजेज आए। देयर इक्लेसियस्टिकल, लीगल एंड मिलिट्री टर्म्स, ये इसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए। देयर फैमिलियर वर्ड्स ऑफ फैशन, आमतौर पे जो हमेशा बोलचाल के यूज़ में घरेलू जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेज है। जैसे फूड एंड सोशल लाइफ में भी चेंजेज आए। द वोकेबलरी ऑफ आर्ट, आर्ट का वोकेबलरी में भी चेंजेज आए। लर्निंग एंड मेडिसिन, कुछ सीखने में या फिर मेडिसिन का जो वर्ड होता है उसमें भी चेंजेज आए। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, टैक्स, क्राउन, रिलीजन, प्रूफ, प्रिजन, बेल, वारंट, जज, नेवी, एनवी, फैशन, ड्रेस, फ्रॉक, ब्लू, ब्राउन, रोज, फ्राई, एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि फ्रेंच वर्ड है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब लिटरेचर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, अब लिटरेचर में इन्होंने क्या बदलाव किया। द रोमांसेज, इट वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। देखिए रोमांसेज जो होता है, रोमांसेज का ये जो हम लोग मूवी में रोमांस देखते हैं ये सब रोमांस नहीं, रोमांस का मतलब होता है साहसिक कार्य। लिटरेचर में इसे साहसिक कार्य से के तौर पे देखा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा लिटरेचर में। These are notable for their stories rather than their poetry। ये रोमांसेस जो हैं वो स्टोरी के तौर पे ज़्यादा फेमस हुए, ना कि पोइट्री में। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कैंटरबरी टेल्स। These romances were borrowed from Latin and French, और ये रोमांसेज कहाँ से लिया गया, लैटिन एंड फ्रेंच से। दे डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग अर्थर, किंग अर्थर की कहानी इसमें आप देख सकते हैं, वो रोमांसेज में आता है। द वार ऑफ ट्रॉय एंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, द वार ऑफ ट्रॉय एंड अलेक्जेंडर ऑफ ग्रेट का स्टोरी आता है। नो लिटरेरी प्रोडक्शन ऑफ द मिडिल इंग्लिश आर सो कैरेक्टरिस्टिक्स और हाई वैल्यूएबल। इसमें ऐसा कोई भी स्टोरी या फिर मिडिल इंग्लिश का कोई भी लिटरेचर इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। नॉन सो पेरेनियली एट्रैक्टिव, पेरेनियली का मतलब होता है हमेशा, हमेशा चलने वाला। तो इसमें इस तरह की कोई भी लिटरेचर नहीं हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए फेमस हो जाए। इसमें लिटरेचर की बहुत ज़्यादा कमी थी। Literature of Anglo-Norman period. The miracle plays. These plays became very popular from the growth and development of the Bible story scene by scene carried to its logical conclusion। देखिए लिटरेचर में एक इस टाइम में जो बहुत फेमस हुआ था वो था मिराकल प्लेज। मिराकल प्लेज कहाँ से लिया जाता है, वो बाइबल से लिया जाता है। हर एक सीन बाय सीन वो कैरिड कहाँ से लिया जाता है, बाइबल से लिया जाता है और उसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे। दिस ड्रामा डेवलप टू अ साइकिल सेक्रेड हिस्ट्री। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, एक पवित्र हिस्ट्री के तौर पे दिखाया जाता है। बिगिनिंग विद द क्रिएशन ऑफ मैन, इसकी शुरुआत होती है क्रिएशन, आदमी की क्रिएशन किस तरह हुई। हिज फॉल एंड बेनिशमेंट फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन। ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी है, आपको ये स्टोरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। द फॉल ऑफ लूसीफर, द क्रिएशन ऑफ एडम, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको ये स्टोरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। हिज फॉल एंड बेनिशमेंट फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, ये स्टोरी एक है, अगर मैं सुनाने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसे मैं दूसरे वीडियो में इसे सुनाऊंगी।
तो ये किस तरह मैन का क्रिएशन होता है, और फिर गार्डन ऑफ ईडन का बेनिसमेंट हो जाता है, एंड मैटर्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और लाइफ ऑफ क्राइस्ट के बारे में कैसे दिखाया जाता है, ये सब है। अब चलिए, एक है मोरालिटी प्लेज। ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मोरालिटी प्लेज किसे कहता है, मिराकल प्लेज किसे कहते हैं। आप समझ गए, मिराकल प्लेज बाइबल थीम के रिलेटेड होता है। और मोरालिटी प्लेज के बारे में अब चलिए हम देखते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा यूनिफॉर्म थीम इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द पावर ऑफ गुड एंड इविल। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। देखिए, आप इसे ध्यान से आपको पढ़नी चाहिए कि इसमें क्या होता है कि अच्छाई और बुराई के बीच जो होती है वो लड़ाई होती है। द पर्सोनेजेज फेमस पीपल वेयर ऑब्स्ट्रैक्ट वर्च्यूज और वाइसेज। इसमें क्या होता है कि आदमी को कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। जैसे किसी को दयालु का नाम दे दिया गया, किसी को अच्छाई का, ऑनेस्टी का नाम दे दिया गया, किसी को बुराई का नाम दे दिया गया इंसान को, और इस तरह ये प्ले क्रिएट किया जाता है। ईच एक्टिंग एंड स्पीकिंग इन अकॉर्डेंस विद हिज नेम एंड प्लॉट वाज बिल्ट अपन विद द कॉन्ट्रास्ट एंड इन्फ्लुएंसेज ऑन ह्यूमन नेचर। ये नाम प्ले तो करता है इंसान ही, लेकिन उसका नाम जो ऑब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे किसी को नेम दे दिया गया है किसका, बुराई का या फिर लालच का, तो वो लालच जैसे पूरा एकदम एक्टिंग करेगा। बुराई का दिया है तो पूरा बुराई की तरह करेगा। ऑनेस्टी का दिया गया है तो वो पूरा ऑनेस्टी का कैरेक्टर प्ले करेगा। तो इस तरह आदमी के नाम पे ऑब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर दिया जाता है और वो इस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। एलिगरी इज़ द मार्क ऑफ मोरल प्लेस। और इसमें एक एलिगरी होता है। एलिगरी का मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर स्टोरी। मान लीजिए वो कोई एक स्टोरी दिखाएगा, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर सारे मिल करके, लेकिन उसका जो सार है, वो इसेंस है, वो दूसरी तरफ इशारा करेगा। यानी ये इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, ये किस तरफ इशारा करता है। तो ये इस तरह मोरालिटी प्लेज और मिराकल प्लेज हमें बताया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।